फोटोसिंथेसिस जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से भी, लेकिन ये टॉपिक ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आज हम सब लग गए तो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस किसकी बात करेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, हम किसके अंदर पढ़ेंगे, किन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखी जाती है। हम बेसिक से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं कटारिया जी, आप न्यू स्टूडेंट है तो हम बेसिक से पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये रिएक्शन किन के अंदर चलती है। तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जो हरे पादप है, हरे पादपों के अंदर क्या देखी जाती है, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी जाती है। किन में देखी जाती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पादप। प्लस मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था कि हरे पादपों के साथ से होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या करवाने में हेल्पफुल होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, बफरिंग चल रही है? सब ठीक ही तो चल रहा है? सब ठीक ही तो चल रहा है? अरे ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठाकुर दशरथ जी, बॉटनी तो चल रही है, बॉटनी पूरी कहां हो गई? ये हम बॉटनी तो पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, जो हरे पादप है, उनमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लस हमने क्या लिखा, बैक्टीरिया लिखा, जिनमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये भी क्या करवाता है, हाँ बंटी यादव पढ़ लो एक बार, बैक्टीरिया क्लोरोफिल क्या कराता है, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करवाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, आपने नाम सुना होगा बीजीए का, और बीजीए को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहा जाता है। लेकिन बीजीए क्या होता है, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है। एक प्रकार का क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ये बातें मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है। तीसरा जो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखी जाती है, वो क्या होगा, बीजीए होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे, नील हरित शैवाल। आप इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे, नील हरित शैवाल लिख लेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और इसको फिलहाल के अंदर क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इस बीजीए के अंदर भी क्या देखी जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया देखी जाती है। अभी हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। एक बार इतना समझो कि किन किन में पाई जाती है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल इसका क्या होगा, अगला एग्जाम्पल हो गया जितने भी सारे एल्गीज होते हैं। एल्गीज का मतलब सभी शैवाल, जो हरे शैवाल हैं, इसके अंदर मोस्टली हम किसको ऐड करेंगे, जो हमारे ग्रीन एल्गीज होते हैं। जो हमारे हरे शैवाल हैं, ये हरे शैवाल भी क्या रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं। इस वजह से इनमें भी कौन सी प्रक्रिया चलती है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया चलती है। बात को दोबारा सुनो, देखो फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपना पोषण खुद बनाते हैं। अगर कोई जीव अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है और वो किस अभिक्रिया से बना रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से। एग्जाम्पल आपको क्या क्या देने हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी हरे पादप हैं, देखो कुछ पादप परजीवी भी होते हैं, कुछ पादप ऐसे भी हो सकते हैं जैसे परजीवी हैं। और मैंने आपको पढ़ा रखा है अमरबेल, अमरबेल या फिर क्या बोलते हैं इसको, कसकुटा बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है अमरबेल या फिर कसकुटा।
अमरबेल और कस्कुटा क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सारे क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा कि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आपने क्या लिखा? BGA, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, या फिर इसको साइनोबैक्टीरिया। प्रेजेंट में इसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है आपको, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सारे पढ़ा दिए हैं। फिर अगला एग्जांपल आपको क्या लेना है? एल्गी लेना है, शैवाल लिखना है। ये जितने भी शैवाल है, और मोस्टली जो ग्रीन शैवाल होते हैं, जो हरे शैवाल है, ये हरे शैवाल कौन सी अभिक्रिया कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया अगर किसी पादप में हो रही है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी कौन कौन से कच्चे पदार्थ हमें चाहिए होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस हो जाए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो जाए। देखो, आप सबने सुना होगा कि जितने भी प्लांट है, इसको मैं मिटा रही हूं, आप सबने सुना होगा कि जो प्लांट है, प्लांट में जब श्वसन चलता है, पादपों में जब श्वसन की अभिक्रिया चलती है, तो पादप कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस। आप सबने क्या सुना है कि जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब आप क्या लिख लेंगे? श्वसन करते हैं। जब पादप श्वसन करते हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। CO2 गैस लेते हैं, और हमें पता है कि वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस छोड़ते हैं। इतनी बात हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है कि जब प्लांट रेस्पिरेशन होता है, पादपों में श्वसन होगा, तो पादप कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस। इसीलिए हमें जो O2 गैस मिल रही है, वो कहां से मिल रही है? पादपों से मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि पादप इस CO2 गैस को साथ में किसको काम में ले लेते हैं? H2O को। किसको काम में ले लेते हैं? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश को। इन सबको काम में लेकर क्या बनाते हैं? खुद का फूड बनाते हैं, खुद का क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लांट, देखो सनलाइट कब होती है? दिन के समय होती है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन अगर हम नाइट की बात करें, अगर हम रात की बात करें, तो रात के अंदर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश क्या होगा? एब्सेंट होगा। और रात के टाइम जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया चलेगी? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं है, चाहे CO2 गैस होगी, H2O होगा, क्लोरोफिल होगा, लेकिन अगर वहां सनलाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं चलेगी। ठीक है, रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो प्लांट क्या करते हैं? ध्यान से सुन लेना। तो प्लांट क्या करते हैं? नाइट के समय कौन सी गैस लेते हैं? O2 गैस लेते हैं। हमारी तरह, जंतुओं की तरह O2 गैस लेते हैं, और CO2 गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। CO2 गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। देखो, यहां से कुछ बहुत अच्छी चीजें हमारी क्लियर होती है, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा सुन लेना। देखो, प्लांट सनलाइट, H2O, CO2, क्लोरोफिल को काम में लेते हुए क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि दिन के समय तो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, तो प्लांट क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो उन्हें क्या चाहिए होगी? CO2 चाहिए होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रात के समय की, कि रात के समय तो प्रकाश होता ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे चलेगा? ठीक है, तो होगा क्या कि रात के समय जब लाइट नहीं है, तो प्लांट क्या करेंगे? एनिमल की तरह
एनिमल की तरह क्या करेंगे, O2 गैस लेंगे और कौन सी गैस छोड़ देंगे, CO2 गैस छोड़ देंगे। यही कारण है, आप सबने सुना होगा कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, आप सबने सुना होगा कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल हो गया, जैसे बरगद हो गया, बेनियन ट्री, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, बरगद बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात्रि के समय जो बड़े और भारी वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल और बरगद के नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए। आप सबने घर पे सुना होगा कि ऐसे बोला जाता है कि पीपल के वृक्ष में सबसे ज्यादा भूत भूतनियां देखी जाती है। ये हमारे घर की धारणाएं होती है, ठीक है, हमारे घर की धारणाएं हैं, जहां हमें ये बोला जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे और बरगद के वृक्ष के नीचे जैसे ही शाम हो जाए, 6-7 बज जाए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब उन लोगों ने ये बात सही बोली है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि उनमें भूत भूतनी होती है, ये बात सही नहीं है। वहां पे आप क्या लिखेंगे कि रीजन इसका ये होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप रात्रि के समय भारी से पीपल के वृक्ष के नीचे सो गए तो दम घुटने लगता है, हमारा क्या होने लगता है, दम घुटने लगता है। और जब हमारा दम घुटता है तो हमें ऐसा ही फील होता है कि पता नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही चीज है, और उस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे हमारी बॉडी काम ही नहीं कर रही, जैसे किसी ने हमें दबा रखा है, जैसे हमें सांस ही नहीं आ रही, हम बोल ही नहीं पा रहे। उस टाइम पे क्या होता है कि पीपल और बरगद का जो वृक्ष है, आपको पता है रात के समय कौन सी गैस ले रहे होते हैं, O2, और कौन सी गैस छोड़ रहे होते हैं, CO2। तो उस वातावरण में इस बरगद और पीपल के वृक्ष के नीचे किसकी मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और O2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम इन वृक्ष के नीचे अगर सो गए या फिर बैठ गए थोड़े टाइम के लिए, तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है और CO2 क्या है, ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की वहां पे कमी है तो हमें सांस में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ये रीजन होता है इसका। आपसे पूछा जाए कि देखो रात्रि दिन के समय अगर पादप श्वसन कर रहे हैं तो CO2 गैस ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करनी होती है, वो अपना भोजन बना सकते हैं। और कौन सी गैस छोड़ रहे होते हैं, O2 गैस छोड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर अपन नाइट की बात करते हैं, रात के समय की बात करते हैं, तो नाइट में क्या होगा, ये जो प्लांट है ये कौन सी गैस लेते हैं, एनिमल की तरह O2 गैस लेते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। इस वजह से रात्रि के समय जो भारी वृक्ष होते हैं वहां पे क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और O2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से वहां पे क्या होता है, हमें थोड़ा सांस में दिक्कत आती है, वीकनेस ही फील होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की वातावरण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, दम घुटने लगता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये बात याद रखना कि पादप CO2 लेते हैं, O2 कब छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कब चलती है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। अब देखो इसके आगे, मतलब हमने एक बात यहां से समझ ली है कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया किन किन जीवों के अंदर चलती है और इसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, हाँ ओम सिंह भाटी गुड आफ्टरनून। ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, ये प्लांट में चलने के लिए आपने क्या लिखा, क्या चाहिए इनको, CO2 गैस चाहिए। सबसे पहला जो कच्चा पदार्थ हमें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्या चाहिए भाई, CO2 गैस चाहिए, ठीक है। अब ये CO2 गैस जो स्थलीय पादप होते हैं, जो स्थलीय पादप होते हैं, जो स्थल पे पाए जाते हैं, ये स्थलीय पादप क्या कर सकते हैं, वायुमंडल से क्या ले सकते हैं, CO2 गैस ले लेते हैं। वायुमंडल से कौन सी गैस ले लेते हैं, CO2 गैस ले लेते हैं। लेकिन अगर हम जलीय पादपों की बात करें कि जो जलीय पादप होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो CO2 जल में घुली होती है, जो CO2 जल में घुली हुई होती है, उसी CO2 का क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है, अगर कोई
जलीय पादप है, तो ये जलीय पादप क्या करेंगे, जल के अंदर जो CO2 घुली हुई है उस CO2 को ये क्या करते हैं, काम में लेते हैं। कौन से प्लांट, जलीय प्लांट यानी कि जलीय पादप। अब देखो ये जो CO2 गैस है ये कैसे काम करते हैं, इसके बात आगे अभी करेंगे। सबसे पहले जो अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो क्या होता है, H2। पादप को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, H2O चाहिए, जल चाहिए। और आपको पता है कि अगर जलीय पादप है तो वो ऑलरेडी जल में है, ठीक है। स्थलीय पादप है तो ये क्या कर लेते हैं, भूमि से क्या प्राप्त कर सकते हैं, जल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो प्रोसेज कौन सी होती है, वो प्रोसेज कौन सी है, वो क्रियाविधि कौन सी है जिसके कारण पादप है वो भूमि से, धरती से, मिट्टी से क्या करते हैं, H2O का अवशोषण करते हैं। और ये H2O वहां तक पहुंचती है जहां पत्तियों के अंदर भोजन निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। सवाल ये नहीं बनेगा, देखो हम सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में H2O चाहिए, और हमें यह भी पता है कि H2O कहां से मिलेगा, पादप रूट जड़ों की सहायता से कहां से लेंगे, भूमि से लेंगे। तो वो कौन सी प्रोसेज है के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ता है, भाई आप सबने देखा होगा मैम, लेकिन फिर पानी में मछलियां क्यों मर जाती है, अरे रीजन है, जैसे मान लो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर, मान लो कि जैसे नागफनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत मात्रा के अंदर कोई भी प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है वो उग गए, तो होगा क्या कि वो O2 गैस लेने लग जाते हैं, और पानी में किसकी कमी आ जाती है, O2 गैस की कमी आ जाती है। तो अब मछलियां श्वसन कैसे करेगी, अब मछलियां श्वसन नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है कि मछलियों की क्या हो जाती है, वहां पे मृत्यु हो जाती है, मछलियां क्या हो जाती है, वहां पे डेड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस पानी के अंदर किसकी कमी आ गई, ऑक्सीजन की, क्योंकि प्लांट क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, केशिकात्व का एक सिद्धांत लगता है, इसके साथ उस प्रोसेज को आप क्या कहते हैं, देखो ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है केशिकात्व का, लेकिन पादपों की जो जड़ों के अंदर पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है उस टाइम पे जो प्रोसेस चलती है उसको कहते हैं हम ओस्मोसिस। ओस्मोसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परासरण। क्या कहा जाता है, परासरण। ओस्मोसिस या फिर पराशरण विधि से पानी है वो कहां तक आता है, रूट तक आता है। इसके बाद आपको पता है कि H2O को ऊपर ले जाने के लिए कौन सा उत्तक प्रेजेंट होता है, जाइलम। पादपों में एक उत्तक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम उत्तक कहते हैं। और ये जाइलम उत्तक कैसा उत्तक होता है, एक प्रकार का संवहन उत्तक है, एक प्रकार का वेस्क्यूलर टिश्यू है। एक प्रकार का क्या होता है, संवहन उत्तक होता है, एक प्रकार का वेस्क्यूलर टिश्यू होता है जो पानी को पादप के ऐसे भाग जहां पानी की रिक्वायरमेंट है वहां तक क्या करेगा, ये पहुंचाएगा। रवि जी दिख रहे हैं मैम, करंट अफेयर की क्लास लगेगी क्या, देखना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है, मैं नहीं बता सकती अभी। ये बात क्लियर है। तो प्लांट है जो रूट है वो अगर भूमि से वाटर ले रही है, जल ले रही है, तो वहां पे प्रोसेस कौन सी चल रही है, ओस्मोसिस। प्राशरण विधि से ये क्या करता है, पानी को लेता है और फिर प्लांट के अंदर संवहन उत्तक पाए जाते हैं जिसमें एक फ्लोएम होता है, एक क्या होता है, जाइलम होता है। ये जाइलम क्या करता है, एक प्रकार का वेस्कुलर टिश्यू है, एक प्रकार का संवहन उत्तक है जो क्या करेगा, रूट के अंदर जो वाटर है उस वाटर को प्लांट के उन भागों तक पहुंचाएगा जहां तक इस पानी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से H2O को जड़ों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा हमें तीसरा कंपोनेंट यहां क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पाया जाता है, संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। तो ये चार पदार्थ चाहिए होते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया करने के लिए। एक बार रिवाइज कर लो, CO2 स्थलीय पादप वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, जबकि जलीय पादप है वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई जो CO2 है उसको काम में ले लेते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसके बाद भूमि से क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं। अरे कोई बफरिंग नहीं हो रही यार, मुझे सब दिख रहा है, तुम पागल बनाते हो कई बार, तो मुझे सब दिख रहा है, आप ही के नेट में कोई दिक्कत होगी।
एक बार रिफ्रेश कर लो यूडी गुजर जी। ठीक है, और फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, पर्णहरित चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्लांट है वो इन कंपोनेंट को काम में लेके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया क्या होती है, देखो इस टॉपिक से सवाल आता है तो नॉर्मल एक दो सवाल बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। बाई चांस मान लो इसी से पूछ लिया गया तो, और जो सवाल बनता है वो बनेगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों से। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए अभी हमने क्या लिखा, कौन सी गैस चाहिए, CO2 गैस चाहिए। ठीक है, CO2 गैस के साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, H2O की, जल की। CO2 और H2O को प्लांट काम में लेंगे जब इनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, यानी कि किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, पर्णहरित, या फिर क्या पाया जाना चाहिए, क्लोरोफिल इनमें पाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके साथ क्लोरोफिल के साथ इनमें क्या उपस्थित होगी, सनलाइट उपस्थित होगी। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि CO2 और H2O को काम में लेते हुए क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में पादप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम किसको पढ़ते हैं, ग्लूकोज को पढ़ते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम किसको पढ़ते हैं, ग्लूकोज को पढ़ते हैं। जैसे हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक है, तो पादप CO2, इसके साथ में देखो क्या निकलती है, बाई प्रोडक्ट। यहां से सवाल बनेगा, स्टार लगा लेना। इसके साथ में इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट को आप हिंदी में क्या कहते हैं, सह उत्पाद। बाई प्रोडक्ट को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, सह उत्पाद कह सकते हैं। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां क्या निकलती है, O2 गैस निकलती है, और साथ में क्या निकलता है, H2O निकलता है, जल का अणु निकलता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सह उत्पाद होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, O2, और कौन सा होता है, H2O यानी कि जल। अब देखो यहां पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके पढ़े कि CO2 के कितने अणु काम में लिए जाते हैं, 6 मॉलिक्यूल। एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज का अणु बनाना है तो 6 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, CO2 के, और 12 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, H2O के। यानी इस अभिक्रिया को हम कैसे पढ़ते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2। यानी कि आप 6 CO2 के अणु और 12 H2O के अणु काम में लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से एक ग्लूकोज का अणु बनता है, 6 O2 निकल जाती है, और 6 अणु किसके निकल जाते हैं, H2O के निकल जाते हैं। यहां एनर्जी नहीं निकलती राहुल जी, एनर्जी कैसे निकलेगी, यहां तो एनर्जी को तो काम में लिया जा रहा है, प्रकाश ऊर्जा को तो काम में लिया जा रहा है, और प्रकाश ऊर्जा को ही तो बदला जा रहा है किसके अंदर, कार्बनिक ऊर्जा के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। तो यहां कोई एनर्जी नहीं निकलती, कोई ऊर्जा यहां पे नहीं निकलती। इतनी बात समझ में आई आपको। ये किसके रिएक्शन होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया होती है, एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जिसमें CO2 के 6 मॉलिक्यूल, H2O के 12 मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति के अंदर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसके रूप में हम किसको काम में लेते हैं, ग्लूकोज को काम में लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। इसके बाद साथ में क्या बन जाता है, बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनती है, O2, और क्या बनता है, H2O बनता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, एक अच्छा सवाल मैं आपसे पूछती हूं, देखिए आप
कर सकते हो क्या? देखो यहां पे ये जो O2 निकल रही है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ये जो O2 निकल रही है वो H2O से आ रही है या फिर CO2 से आ रही है। यहां पे जो ये O2 निकल रही है ये O2 H2O से आ रही है या फिर CO2 से आ रही है? बताओ जल्दी से। ये जो O2 निकल के आ रही है वो CO2 से निकल के आ रही है या फिर H2O से निकल के आ रही है? क्योंकि दोनों में ये ऑक्सीजन है। कोई CO2 बता रहा है, कोई H2O बता रहा है। हाँ किरण सही है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6 है, ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है यहाँ इसकी CO2 की ऑक्सीजन कितने काम में आ चुकी है? 6 काम में आ चुकी है। सीमा जी H2O से, CO2 से, सब तुक्का लगा रहे हो या फिर सोच समझ के बोल रहे हो? H2O की आएगी क्योंकि वो 12 है। चलो ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। अभी तो तुम कोई वाटर की बता रहा है, कोई CO2 की बता रहा है। जब क्लास खत्म होगी, मैं टाइम देख लेती हूं, अभी 2:38 हुई है। अब जब क्लास खत्म होगी उससे पहले आज यही क्वेश्चन है वो आपकी क्लास का विनर अनाउंस करवाएगा। आप चेक कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी जो आपको करना है, कहीं पे भी सर्च कर लो, तुक्के नहीं मारने हैं। अब मैं अब इस क्वेश्चन को यही पेंडिंग छोड़ रही हूं, लेकिन मुझे याद है मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी। ओम सिंह भाटी जी होगा, मैं अभी सही गलत का कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही आपको भी क्लास के एंड में। ये आपके लिए क्या है, एक चैलेंज है। चलो ठीक, चलो आप छोड़ो, इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में दोगे। जब वीडियो सेव हो जाएगा तो आप मुझे आंसर दोगे, देखती हूं फिर मैं वहां मैं रिप्लाई करूंगी किसका सही है, कहां किसका गलत है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आप सबने, मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखो ये सारी चीजें मैं आपको सेल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक कैसी होती है, लाइट रिएक्शन। एक को आप क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, और एक को आप क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक को आप लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को आप क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, अब की बार मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो स्टूडेंट मेरी पहली क्लास से क्लास ले रहे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, क्या हुआ अमन यादव जी, क्या बोल रहे हो? यहां से सवाल क्या पूछा जाता है आपसे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के स्थल कौन से हैं।
क्लोरोफिल में कौन से ऐसे स्थल हैं, आपसे पूछा जाता है कि हरित लवक के ऐसे कौन से स्थल हैं जहां लाइट रिएक्शन चलती है और जहां कौन सी रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है। यह सवाल पूछा जाता है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में संपन्न होती है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में संपन्न होती है। ये दो सवाल यहां से बहुत अच्छे बनते हैं और मैंने बिल्कुल सीमा सैनी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतना जल्दी आंसर दिया, सुनते ही आंसर दे दिया। राहुल जी ने दोनों आंसर दे दिए, वो भी बिल्कुल सही है। तो आप टक्कर में चल रहे हो क्या सीमा जी और राहुल जी? आज रागिनी जी ने बता दिया, ओके ओके, वेरी गुड, आपने बताया। ओम सिंह भाटी जी बिल्कुल सही है, आपने पूरा सीधा सीधा ही लिख दिया। ध्यान से सुनो, देखो जो लाइट रिएक्शन चलती है, मैं पूरा लिख देती हूं। जो लाइट रिएक्शन चलती है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, ये कौन से भाग में चलती है? ग्रेना भाग में। और ये ग्रेना भाग मैंने आपको पढ़ा दिया था, किसमें पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक में कौन सा भाग पाया जाता है? ग्रेना भाग पाया जाता है। ग्रेना भाग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप? थाइलेकोइड, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? थाइलेकोइड भाग भी बोला जा सकता है। इस थाइलेकोइड या फिर ग्रेना भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया पाई जाती है? लाइट रिएक्शन चलती है, प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि ये जो डार्क रिएक्शन है, जो अंधकार अभिक्रिया है, ये हरित लवक के कौन से भाग में चलती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? स्ट्रोमा वाले भाग में। कौन से भाग में चलती है? स्ट्रोमा वाले भाग में चलती है। ठीक है, आप रिवाइज कर लो। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। ऐसी अभिक्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में होगी उसे आप लाइट रिएक्शन कहेंगे, और जो लाइट की एब्सेंस में होगी उसे आप क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दोनों ही अभिक्रिया संपन्न होगी, उसी को आप क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कहेंगे। ये लाइट रिएक्शन है, ये क्लोरोप्लास्ट के हरित लवक के कौन से भाग में चलती है? ग्रेना या फिर थाइलेकोइड भाग में चलती है। और डार्क रिएक्शन कौन से भाग में चलती है? स्ट्रोमा वाले भाग में चलती है। याद करो, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना बना के समझाया था कि ग्रेना क्या होते हैं, थाइलेकोइड क्या होते हैं, क्लोरोफिल कितने पाए जाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पीछे पढ़ा रखी है। ठीक है, इसके आगे देखो, तुमने क्लास को शेयर नहीं किया, मैंने तो अभी देखा है। क्लास को शेयर क्यों नहीं है क्या? क्लोरोफिल 5 होते ही मैंने पढ़ा दिए हैं, क्लोरोफिल ए बी ये सारे पढ़ा दिए मैंने जब एल्गी पढ़ाए थे उस टाइम पे। क्लास ली होगी तो आपको याद होगा। तभी इस चैप्टर में इतना जोर नहीं आएगा क्योंकि इसकी लगभग चीजें हमने पढ़ ली है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग जहां से सवाल पूछे जाते हैं, लिखना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एडिंग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहले मैं सबको एक साथ लिख देती हूं, फिर एक एक की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करेगा वो क्या होगा? प्रकाश, या फिर हम किसकी बात करते हैं? लाइट की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे? प्रकाश की या फिर लाइट की। यहां से अच्छे सवाल क्या पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रकाश कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रकाश है, ये लाइट है, कैसे प्रभावित करता है? ध्यान से सुनो। अगर प्रकाश लाल और नीला है, लाल व नीले प्रकाश में, ध्यान से सुन लेना, लाल व नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। लिख लेना, लाल व नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सर्वाधिक होता है।
सर्वाधिक होता है। सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? लाल और जो नीला प्रकाश है। अगर प्रकाश लाल और नीला है तो वहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर प्रकाश कैसा हो गया? पीला हो सकता है, प्रकाश कैसा होगा? बैंगनी होगा, और प्रकाश कैसा हो सकता है? अवरक्त होगा, अवरक्त प्रकाश भी हो सकता है। इन सिचुएशन के अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या पड़ जाता है? धीमा पड़ जाता है अगर प्रकाश कैसा है? पीला, बैंगनी और अवरक्त। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसमें चलता है? बैंगनी प्रकाश के अंदर। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की बात करें कि किस प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, तो आप क्या कहेंगे? लाल व बैंगनी। लाल व बैंगनी अगर इतनी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सर्वाधिक होगी। लेकिन अगर पीला, हरा, बैंगनी, अवरक्त ऐसा प्रकाश है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रॉपर वे में नहीं चल पाएगी और क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। मम्मी का लाडला पूछ रहा है क्यों मैम? इसका रीजन होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए जो एक तो टेम्परेचर की जरूरत होती है और साथ के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं, वो जो एंजाइम है वो इसी प्रकाश के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बनता है इसे। अब देखो इसके बाद अगर प्रकाश, ये याद रख लेंगे प्रकाश का, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, ध्यान से सुन लो, अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब प्रकाश की तीव्रता को आपने इतना बढ़ा दिया, अब बताओ प्रकाश संश्लेषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप एक संबंध लिख देना, रिलेशन आप क्या लिख लेंगे? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रकाश की तीव्रता के। यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या आएगी? कमी आएगी। फोटोसिंथेसिस में क्या आएगी? कमी आएगी। और अगर प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। यह सवाल पूछा जाता है कि अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया गया तो बताओ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको यह रिलेशन याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के। तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या आएगी? कमी आएगी। और प्रकाश की तीव्रता में अगर कमी हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है, तो ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। ओके, इतनी बात क्लियर है? क्या याद रखना है? प्रकाश संश्लेषण व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की तीव्रता के। अगर आप तीव्रता को बढ़ाओगे तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आएगी? कमी। और अगर तीव्रता को कम करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। ये तो किसकी बात हो गई? प्रकाश की बात हो गई। तो प्रकाश कैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करता है? आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, सबसे कम किसमें होता है? बैंगनी, पीला, अवरक्त, हरा जो प्रकाश है इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? कम से कम देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे ही पहला कारक आपने कौन सा लिख लिया? प्रकाश। प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर को प्रकाश क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। और कैसे कर रहा है उसकी चर्चा अभी हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारक आपको लिखना है तापमान, टेम्परेचर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारक आपको लिखना है तापमान, या फिर आप क्या बोल देंगे? टेम्परेचर बोल देंगे। कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? कौन? टेम्परेचर। ध्यान से सुनो, ये बात आपको नोट लगा के लिख लेना है कि अगर टेम्परेचर, आपको क्या लिखना है? यदि ताप
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर टेम्परेचर, अगर तापमान अजय मिल्क जी बताएंगे, अभी आप रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर तापमान, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा। तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। और यदि आप प्रकाश को, यदि तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आएगी? कमी आएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको पता है, देखो एक चीज आपने नोटिस करी है, जब वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग आती है, वसंत ऋतु आती है, तब टेम्परेचर मीडियम होता है। नोटिस की होगी, ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। उस टाइम के अंदर प्लांट कितनी ग्रो करते हैं, कितनी वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन जून की बात करें, मई जून की बात करें, मई जून के महीने में आपको पता है टेम्परेचर कई जगह पे 50 को भी पार कर जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर ही रहता है। तो ऐसी जगह जहां जून जुलाई मई जून का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्लांट इस फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया को भी नहीं कर सकते, फूड भी नहीं बना सकते, और पानी की भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो प्लांट क्या हो जाते हैं? सूखने लग जाते हैं। लीफ क्या हो जाती है? सूख जाती है, और टहनियां भी सूखने लग जाती है और टूट के गिरने लग जाती है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं ओम सिंह भाटी जी, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती नहीं होता। मैं प्रकाश की तीव्रता की बात कर रही हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ओके, तो अगर तापमान बढ़ रहा है, आप खुद इस बात को नोटिस कर लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ेगा तो कंपोनेंट की धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इतनी बात क्लियर है। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? आपको याद रखना है कि अगर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आएगी? कमी आएगी। ये क्या इफेक्ट करता है? टेम्परेचर पादपों की में प्रकाश संश्लेषण को कैसे इफेक्ट करता है, इसकी बात हमने कर ली है। अब देखो इसका तीसरा कारक कौन सा होगा? वो तीसरा कारक कौन सा होगा? यहाँ पे जल होगा। क्या होगा? जल या फिर H2 कि H2O प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? आपको पता है कि अगर पर्याप्त मात्रा में जल प्रेजेंट है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी। और जल में कमी है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के उत्पादों में क्या आने लग जाएगी? कमी आने लग जाएगी। ये बात तो आप समझ ही गए कि जल कैसे काम करेगा। अगर जल उचित मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ज्यादा बनेंगे, और अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या बनेंगे? कम बनेंगे, ठीक है। चौथा कारक कौन सा हो जाता है? CO2 हो जाता है। कौन सा हो जाता है? CO2। अब आपको पता है कि हमारे वातावरण में CO2 कितनी होती है? 0.03%। इतनी मात्रा में क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, देखो जितनी CO2 प्लांट को चाहिए उतनी को वो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा CO2 होगी उसको वो वापस क्या कर देंगे? नाइट के समय वापस निकाल देंगे। तो CO2 की मात्रा भी उतनी उचित मात्रा में अगर मिल रही है तो प्रकाश संश्लेषण सही से चलेगा, और CO2 की मात्रा अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आएगी? कमी आएगी। इतनी बात भाई, इन दोनों का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जल और CO2 का। तो जल और CO2 को तो आपको इतना याद रखना है कि अगर उचित मात्रा में जल है तो फोटोसिंथेसिस सही से चलेगा,
और अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस के उत्पादों में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ठीक है, और अगर CO2 की मात्रा प्रचुर है कि इतनी प्लांट्स को चाहिए तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, अच्छे से होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। और अगर फोटोसिंथेसिस में CO2 की मात्रा कम है तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। आपको जो याद करना है वो क्या याद रखना है, टेम्परेचर और लाइट। टेम्परेचर और लाइट कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को प्रभावित करते हैं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है, ये बात आपको याद करना है। ठीक है।